नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली वालों को अब फिर झुलसाएगी गर्मी। 3-4 दिन तक बढ़ेगा तापमान। अब रविवार को मिलेगी राहत। आपको बता दें, 2 दिन की हल्की राहत से तापमान में आंशिक गिरावट के पश्चात बुधवार को गर्मी और तापमान में फिर से इजाफा। शुक्रवार को लू भी चलेगी, लेकिन फिर सप्ताहांत में वापस कुछ राहत मिल सकती है। शनिवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने, रविवार को हल्की बारिश होने के आसार हैं। मंगलवार को भी दिल्ली में सुबह ही धूप खिली दिखेगी, जो दिन चढ़ने के साथ साथ और भी तीखी तेज होती नजर आएगी। हालांकि दिन के समय सूरज और बादलों की लुका छिपी भी देखने को मिल सकती है, इसलिए तापमान में इजाफा नहीं हुआ। अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा है। न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा, यह भी सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा है। हवा में नमी का स्तर 57 से 27% दर्ज किया गया। मुंगेशपुर और नजफगढ़ अभी भी दिल्ली के सबसे गर्म इलाके बने हुए हैं। मंगलवार को दिल्ली में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस मुंगेशपुर का ही भी रहा। नजफगढ़ में यह 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के बीच आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान में तेज़ी से इजाफा हो सकता है। बुधवार को अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शुक्रवार को अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति बनी रह सकती है। रविवार को हल्की बारिश हो सकती है। इसके चलते तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 158 नए मामले सामने आए। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के मंगलवार को 158 नए मामले सामने आए। महामारी से मौत का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के मंगलवार को 158 नए मामले सामने आए। महामारी से मौत का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया। बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने यह जानकारी दी। बीएमसी ने एक बुलेटिन में बताया कि मुंबई में सोमवार को कोविड-19 के 74 नए मामले सामने आए थे। शहर में मामलों की कुल संख्या बढ़कर 10,61,846 पर पहुंच गई, जबकि मृतकों की संख्या 19,566 पर बनी हुई है। बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 122 और लोगों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिससे ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 10,41,348 हो गई। इसके अनुसार शहर में अब आपातकालीन उपचारकालीन मरीजों की संख्या 932 है। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। एक बड़ी खबर बांदा से, जिसे आप सोचकर चौंक जाएंगे, सुनकर चौंक जाएंगे। 13 साल की उम्र में लगा था आरोप। 12 साल जेल में रहने के बाद साबित हुआ निर्दोष। आपको बताएं, ओरन बांदा पुलिसिया जांच पड़ताल की। स्वामी ने एक मासूम के बचपन की हत्या कर दी।
13 वर्ष की कच्ची उम्र में महिला से दुष्कर्म, उसकी हत्या के आरोप में जेल भेजे गए किशोर की बेगुनाही 12 वर्ष जेल में रहने के बाद साबित हो सकी। इस बीच पीड़ित के परिवार ने सामाजिक तिरस्कार सहा, माँ बाप और भाई बहनों का सहारा छीना और उसकी पीड़ा की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है, जिसे बचपन से लेकर अब तक कीमती वर्ष जेल में बिताने पड़े। ये कहानी है बिसंडा थाना क्षेत्र के कायल कोहारा गांव निवासी मुलायम सिंह मौर्य की। जुलाई 2010 को एक गांव की अनुसूचित जात की महिला का शव खेत में मिला था। पति ने अज्ञात पर दुष्कर्म के बाद हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस आरोप में 13 वर्ष के मुलायम सिंह मौर्य को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना में कहा कि मुलायम ने जुर्म खुद स्वीकार किया है। हालांकि महिला के पति ने दलील दी थी कि किशोर अकेले दम उसकी पत्नी के साथ इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकता है, इसमें और लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन पुलिस ने मुलायम को ही बलि का बकरा बनाकर जेल भेज दिया। पिता ने बताया कि पुलिस ने मुलायम को बहुत मारा था। मार के डर से उसने जुर्म कबूल कर लिया था। न्याय मित्र दिलाते रहे तारीख पर तारीख। मुलायम के जेल जाने के बाद उसके माता पिता और मजदूर पेशा 2 छोटे भाई अरविंद और लौलेश की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह दौड़ भाग और पैरवी में पैसा खर्च कर पाते। यहाँ तक कि गांव से जेल तक आने के लिए किराया भी उनके पास नहीं होता था, इसलिए मिलाई भी करने नहीं जा पाए। दूसरी तरफ मृतक महिला का फौजी पति लगातार पैरवी में जुटा रहा। कोई वकील न होने पर मुलायम को पैरवी के लिए न्याय मित्र दिया गया। न्याय मित्र साल दर साल तारीख पर तारीख दिलाते रहे। अदालत को जब लगा कि लचर पैरवी हो रही है, तब 2 साल पहले सरकारी वकील मूलचंद कुशवाहा मुख्य लीगल एडवोकेट को पैरवी सौंपी। उन्होंने अंततः नए सिरे से केस का अध्ययन किया और दोष मुक्त करा दिया। पुलिस ने पास नहीं था कोई सबूत। पुलिस के पास कोई खास नहीं था सबूत। वकील मूलचंद कुशवाहा ने बताया कि महिला की हत्या और दुष्कर्म में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में काफ़ी विरोधाभास थे। पुलिस ने अपनी विवेचना में घटना स्थल 3 जगह दर्शाया। संबंधित दरोगा के अलावा कोई गवाह भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मुलायम की घटना में शामिल होने का कोई सबूत पुलिस नहीं दे सकी। अंततः अदालत ने मुलायम मौर्य को बरी करना ही पड़ा। माता पिता की छलक पड़ी आंखें। मंगलवार को बेटे की रिहाई की खबर सुनकर मां टिन्नू देवी और पिता बच्चा प्रसाद मौर्य की आंखें छलक पड़ी। बोले, गरीबी की वजह से बेगुनाह को सजा मिली है। बताया कि इतनी हैसियत नहीं थी कि जमानत और मुकदमेबाजी का खर्च उठा पाते। कोर्ट में बेगुनाही साबित करने में कितना खर्चा होता है कौन नहीं जानता। उसे गलत तरीके से फंसाया गया। पुलिस ने अन्याय का साथ दिया। मुलायम सबसे बड़ा बेटा था। हम दोनों माता पिता और छोटे भाइयों व बहनों की परवरिश करता था। उसके न रहने से पूरे परिवार ने जो दिन भोगे हैं वह हमेशा याद रहेंगे। गांव से ओरन या बबेरू आना होता है तो आज भी किराए का इंतजाम नहीं हो पाता। सरकारी कोटे से मिल रहे राशन से ही गुजारा हो रहा है। दोनों बेटे परदेश में हैं, मजदूरी करने चले गए हैं। वादी और पुलिस पर हो सकता है क्लेम केस। बांदा दोष मुक्त हुए मुलायम सिंह मौर्य की अदालत में निःशुल्क पैरवी करने वाले
मुख्य वकील एडवोकेट मूलचंद कुशवाहा ने बताया कि ऐसे मामलों में बरी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति क्लेम दायर करने का अधिकार है। सिविल प्रक्रिया में यह प्राविधान है। उन्होंने बताया कि दोष मुक्त व्यक्ति चाहे तो वादी एफआईआर दर्ज कराने वाला और पुलिस पर क्षतिपूर्ति क्लेम का केस दायर कर सकता है या उसी न्यायालय में दायर होगा जहां से बरी होने का फैसला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट बांदा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ का नाम बदले जाने की अटकलें हो गई हैं तेज। योगी की ट्वीट से मिले ये संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट से राजधानी लखनऊ का नाम बदले जाने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। कहा जा रहा है कि उनके ट्वीट में पहली बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस भाषा के अलग निहितार्थ है। सोमवार को योगी आदित्यनाथ के नाम से संचालित ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। शेषा अवतार भगवान लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। यह ट्वीट अमौसी एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए खींची गई तस्वीरों को टैग करते हुए किया गया है। इससे यह अटकल लगाई जा रही है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण जी के नाम पर किया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसी फोटो के साथ किए गए ट्वीट की भाषा अलग है। इसमें लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्वागत की बात लिखी है। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। कच्चे रास्ते पर पलट गई स्कूल बस। ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर बच्चों को सुरक्षित निकाला। खबर विस्तार से। आपको बता दें, आगरा के कागारौल क्षेत्र में निर्माणाधीन मलेशिया जयगारा मार्ग पर मंगलवार की सुबह बच्चों को स्कूल लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 24 बच्चे बाल बचे। चीख पुकार पर जुटे गांव वालों ने बस का शीशा तोड़कर बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। हादसा निर्माणाधीन रास्ते पर फेंकी गई मिट्टी धंसने से हुआ बताया गया। थानाध्यक्ष कागारौल अजय तोमर ने बताया कि श्रीमती श्रीदेवी आवासीय विद्यापीठ स्कूल वमनापुरा औगारा की बस मंगलवार सुबह करीब 8 बजे बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी। बस में 24 छात्र छात्राएं सवार थे। मसलेवा गांव के समीप अचानक बस पलट गई। इससे बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण व राहगीर दौड़े। लोगों ने पलटी बस का शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। यशो ने बताया कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगी। उन्होंने खुद सभी बच्चों से बातचीत की। स्कूल प्रबंधक ब्रजेश चाहर ने बताया कि निर्माणाधीन रास्ते में मिट्टी डाली गई थी। चालक ने पूछताछ में बताया कि बाइक को बचाने के लिए उसने बस को जैसे ही सड़क पर डली गई मिट्टी पर ले गया, मिट्टी धंसने से बस पलट गई। सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आगरा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज में युवक को मारी गई 4 गोलियां। सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग से मची भगदड़। जनपद के यमुना पार में पाउडर पेट्रोल पंप कलिका का पूरा है मामला। कलिकापुरा के पास आशीष त्रिपाठी उर्फ गुड्डू 35 वर्षीय को मंगलवार शाम करीब 4 बजे गोलियां मारी गईं। 3 गोली उसके पेट में और एक गर्दन में लगी। उसे स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक है। जसरा बाजार के रहने वाले व्यापारी धर्मेंद्र केसरवानी पर गोली मारने का आरोप लगा है।
बारा पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में रुपए के लेन देन को लेकर घटना की बात सामने आ रही है। गोलियों के तड़तड़ाहट से फैल गई दहशत। बारा में पांडर गांव निवासी मंगला प्रसाद त्रिपाठी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उनके 3 पुत्रों में सबसे बड़ा आशीष त्रिपाठी मंगलवार शाम जसरा बाजार स्थित धर्मेंद्र केसरवानी के किराने की दुकान पर गया था। यहां धर्मेंद्र के घर वालों से उसकी कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद वह बाइक लेकर पाडर पेट्रोल पंप कालिका का पूरा के पास पहुंचा। यहाँ धर्मेंद्र की सीमेंट की दुकान है। दुकान की देखरेख उसका पुत्र करता है। यहाँ भी कुछ विवाद हुआ। अभी झगड़ा चल ही रहा था कि पीछे से धर्मेंद्र केसरवानी बाइक से पहुंचा। इसके बाद उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से आशीष पर गोलियां बरसा दी। 4 गोलियां चलते ही आशीष वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। पिस्टल लहराते भाग गया आरोपित हमलावर। धर्मेंद्र पिस्टल लहराते हुए वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद स्वजनों के साथ बारा पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को सर्वप्राणी नेहरू अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित का कहना है कि आशीष के घर वालों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है, जिस कारण मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। धर्मेंद्र की तलाश की जा रही है। उसके घर वालों से पूछताछ की गई तो बताया गया आशीष ने 8 बोरी सीमेंट लिया था, इसके रुपए नहीं दिए थे। मंगलवार को वह फिर से 2 बोरी सीमेंट मांग रहा था, जिस पर पिछला रुपए देने का कहा गया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। दुकान बंद कर युवक दुबक गए। लोग ताबड़तोड़ फायरिंग से घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार दुकान बंद कर भीतर ही दुबक गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब जाकर लोग दुकान और घरों से बाहर निकले। उधर जसरा बाजार के व्यापारियों को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने भी दुकानें बंद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। तरबूज तोड़ने से मना करने पर लड़की से हुई छेड़छाड़। आहत होकर पीड़िता ने खाया जहर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कानपुर में लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता खेत में तरबूज की रखवाली कर रही थी। इसी दौरान गांव का एक लड़का खेत में तरबूज तोड़ने लगा। लड़की ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की। यूपी के कानपुर में तरबूज तोड़ने से मना करने पर स्थानीय लड़की के साथ एक सहोदे ने मारपीट और छेड़खानी की। इस वारदात से शर्मिंदा होकर लड़की ने जहर खा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के बिधनू इलाके में एक किसान ने अपने खेत में तरबूज की खेती की है। रविवार को किसान की बेटी खेत में तरबूज की रखवाली कर रही थी, तभी गांव का ही शिशु खेत में तरबूज तोड़ने लगा। लड़की ने तरबूज तोड़ने का विरोध किया तो वह नाराज होकर उससे छेड़खानी करने लगा। उसने लड़की को गाली भी दी। इस घटना से आहत होकर लड़की ने घर आकर जहर खा लिया। लड़की की हालत खराब होने पर परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को घटना की सूचना दी। लड़की के पिता की शिकायत पर बिदनू पुलिस ने आरोपी रिशु को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आउटर कानपुर के एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि अभी लड़की के पिता ने तरबूज तोड़ने को लेकर लड़की से मारपीट की एफआईआर लिखाई है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। लड़की ने मीडिया से बातचीत में छेड़छाड़ की भी आरोप लगाया है। आगे की कार्रवाई पिता की शिकायत पर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से। नमाद गंगे के तहत सभी घाटों को किया जा रहा साफ। इन 34 गांवों में की जाएगी आरती। नमामि गंगे के तहत अब गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाया जा रहा है, साथ ही सभी घाटों को साफ किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्नाव के गंगा तट के किनारे बसे गांव में आरती की जाएगी। प्रशासन ने 34 गंगा ग्राम चिन्हित कर लिए हैं और
उन्हीं में काशी, प्रयागराज और बिठूर की तर्ज पर उन्नाव में भी गंगा किनारे बसे 34 गांव में जल्द गंगा आरती का आयोजन शुरू होगा। शासन ने गंगा स्वच्छता अभियान के तहत गंगा नदी को संरक्षित करने के इरादे से घाट के निर्माण और गंगा आरती को लेकर जो निर्देश अधिकारियों को भेजे थे वह अब साकार होते दिखाई देंगे। अब नमामि गंगे योजना के तहत सरकार की मंशा है कि ग्रामीण इलाकों में जहां से गंगा गुजरती हैं वहां पर घाट बने और शंखनाद के साथ गंगा आरती की जाए, जिस पर प्रशासन अब तैयारी करने में जुट गया है। आपको बता दें कि जिले में 34 गांव चिन्हित किए गए हैं। फरीदपुर, कट्टर, जगतनगर, आहतमाली, कटरी, गदनपुर आहार, मेला राम कुमार साहब और आहतमाली, शनि शंकरपुर सराय, बक्सर सहित 34 गांव गंगा के किनारे बसे हुए इन गांवों में शाम होते ही गंगा आरती गूंजने लगेंगी। कार्य योजनाओं के अनुसार 3 करोड़ से अधिक के बजट से गंगा किनारे घाटों का निर्माण और सभी 34 गांव में गंगा आरती शुरू होनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। शहर में अल्लाहपुर सब्जी मंडी के पास स्थित मां भगवती इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बुधवार को आग लग गई। आग तेजी से फैल चुकी जिसकी चपेट में दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। चीख पुकार सुनकर मची तो लोगों ने दमकल दस्ते को खबर दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां जाकर आग पर किसी तरह काबू पाया। आग ने तेजी से लिया पूरी दुकान को चपेट में। इस घटना के बारे में बताया गया कि दुकान में अचानक धुआं उठते देख लोग परेशान हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जब तक अग्निशमन कर्मचारी मौके पर पहुंचे, आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। यपेसो नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए किसी तरह आग को बुझाया। हालांकि तब तक हजारों रुपए के उपकरण जल चुके थे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। सीएमपी डिग्री कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर के घर पर आग लग गई। आग की वजह से दस्तावेजों से भरी अलमारी, बेड और फर्नीचर के अन्य सामान भी जल गए। आग लगने की जानकारी उन्होंने लिखित रूप से जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज कराई है। दरभंगा कॉलोनी निवासी डॉक्टर अर्चना पांडे सीएमपी डिग्री कॉलेज के रसायन विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। 17 मई को लंच के लिए लगभग 2 बजे जब वे कॉलेज से घर पहुंची तो उनके घर में आग लगी थी। दूसरे तल पर धुआं भरा था। उस कमरे में एक लकड़ी की अलमारी रखी थी। उस अलमारी में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए। इसके साथ ही घर के अन्य सामान भी जलकर राख हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज से एक और बड़ी खबर। आंगनवाड़ी केंद्र में भी लगी आग। गोविंदपुर चिल्ला स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में आग लग गई थी। दमकल कर्मी जब तक आग पर काबू पाते तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हुआ। गोविंदपुर चिल्ला निवासी रमेश भारती के घर में उनकी पत्नी आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन करती हैं। सुबह करीब 6 बजे जिस कमरे में आंगनवाड़ी केंद्र चलता है उसमें धुआं उठने लगा। रमेश, उसकी पत्नी और आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते इससे पहले आग की लपटें उठने लगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉक्टर आर.के. पांडे ने बताया कि रमेश का घर सकरी गली में है। इससे टीम को यहां पहुंचने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। प्राथमिक विद्यालय का गेट गिरने से एक बच्चे की मौत, 2 घायल। विद्यालय में ताला बंद होने के कारण गेट पकड़कर झूल रहे थे बच्चे।
आपको बता दें, बुधवार को विद्यालय खुला था और कुछ बच्चे जल्द स्कूल आ गए थे। गेट बंद होने के कारण वहीं खेलने लगे। कुछ बच्चे गेट पकड़कर झूलने लगे थे, तभी हुआ ये हादसा। खबर विस्तार से आपको बताते चले, प्रतापगढ़ में कुंडा थाना क्षेत्र के बानेमऊ प्राथमिक विद्यालय का गेट गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जर्जर गेट को लेकर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय 9 मई में बुधवार की सुबह जब बच्चे जल्द स्कूल पहुंच गए, बच्चे विद्यालय पर पहुंचे तो गेट में ताला बंद था। बच्चे वहीं पर अपना बैग रखकर गेट पर चढ़कर खेलने लगे। इसी दौरान लोहे का विशाल गेट गिर गया, जिसमें दबकर एक बच्चे की मौत हो गई मौके पर ही, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और घटना की जानकारी विद्यालय के शिक्षकों और विभाग के अधिकारियों को दी। घटना से हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।